बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद है नदीम अफजल चंद। आपसे वादा किया था कि नदीम अफजल चंद साहब से कुछ बहुत ही तल्ख और शीरीन किस्म के सवालात करने हैं। थैंक यू नदीम साहब। आप हमेशा वालेकुम अस्सलाम। आप हमेशा तल्ख ही करते हैं। नहीं नहीं, तल्ख और शीरीन सवाल होंगे। कुछ सवालात ऐसे भी होंगे जो शायद आप दरमियान में मेरे से कर लें, लेकिन बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाने लगा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि नदीम अफजल चंद का क्या मौक़िफ़ है। आवाज़ पहचाने, बात सुने। नौजुबिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। सुनिए सुनिए, कंप्लीट होने दें। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ड्राइंग रूम में कुछ तस्वीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी लगी हुई हैं। आपकी जमात को हम समझते हैं। ये जो साहब हैं जिनकी आवाज़ सुनी है आपने, ये पीडीएम की सरबराही करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब। स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? देखिए ईसा भाई, एक तो पीपल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पीडीएम की हुकूमत है लेकिन इत्तेहादी जमात है पीपल पार्टी। दूसरा, जिस कंटेस्ट में मौलाना की पहले ये बयान मैं कहता हूँ जो उन्होंने दिया है, मैं तो इसके बिल्कुल मजम्मत करता हूँ। उनको, एक लीडर को जलसों में ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जलसों में मैंने खुद क्लिप सुने हैं, पीटीआई के जलसों में कुछ फीमेल्स के, कि मेरी माँ, ये बात जो मैं तो ये अल्फाज वो दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ मौलाना साहब को नहीं बात ऐसी करनी चाहिए। ऐसी बात जो है, ऐसी आप पब्लिक को एजुकेट ही ना करें। हम देखें, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है मौलाना साहब का, लेकिन जलसों में जो हमारे कैमरा मैन लेके भी ऐसे फीमेल से ऐसा कोई बयान ले भी लेते हैं तो उसको मीडिया पे चलाना भी नहीं चाहिए। हमारे मुआशरे की कुछ रवायात हैं, कुछ इखलाकियात हैं हमारी, लेकिन एक लीडर को फिर जलसों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक इंडिविजुअल के किसी एक स्टेटमेंट को नहीं, आप पार्टी पर नहीं थोपा जा सकता। ये पूरी बात पार्टी ठीक है। पे, पूरे नहीं, फॉलोअर्स पे। मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ किसी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को लेके, लेकिन उस पार्टी की तरफ से भी मजम्मत आनी चाहिए थी। सही, आप पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं लेकिन है, इसके आप बावजूद लोगों ने थोपा नहीं जा मिलके- सकता किसी एक पार्टी पे, लेकिन पार्टी के अंदर से भी मजम्मत आनी चाहिए थी। पीटीआई के लीडरशिप की भी मजम्मत आनी चाहिए। पीटीआई की लीडरशिप ने तो मेरे ख्याल में की है मजम्मत मैंने इस नहीं पे। सुनी, मैंने नहीं देखी। अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की तो उन्होंने आनी तो बहुत चाहिए, ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलाई हैं बहुत से लोगों की। लेकिन आनी चाहिए, मजम्मत आनी चाहिए। मजम्मत आने, अच्छा ठीक है, आप खुद को डिटैच करते हैं। कमिंग टू अ स्टेटमेंट, हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अब वो गुमनामी की जानिब उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। उन्होंने, उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि फरवरी 2021 के बाद इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई थी, उससे पहले जो है वो न्यूट्रल नहीं थी। क्या आप दुरुस्त तस्लीम करते हैं इस बात को? क्या पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल रही है? देखिए, बहुत कम अरसा रहा है जहाँ न्यूट्रल रही है। हमेशा पलड़ा किसी न किसी तरफ रहा है और पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है। सच्ची बात, हिस्ट्री में देख लें तो पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है। वाहिद जमात है जिसकी बड़ी भरपूर मीडिया टाइकोन हो, अशराफिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, लेकिन अब जाके कुछ हालात नॉर्मल हुए हैं। अब अगर ये मैं कहूँ कि बिल्कुल 100% न्यूट्रल थी तो ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सपोर्ट उनकी पीटीआई को थी, जिस तरह खान साहब ने कहा बिल पास करवाने में, पहले पीटीआई में लोग टिकटों की हवाले से, मतलब आपको पता है किस हद तक इन्वॉल्वमेंट थी। खुद प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने खुद अपने मुंह से बोला है, चीज़ें उन्होंने खुद एडमिट की हैं, उस पर तो आप कोई बहस ही नहीं। तो अगर उन चीज़ों से पीछे हट जाएं, एस्टेब्लिशमेंट कहे कि हम अब आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, आपके एमएनएज़ को आपसे राज़ी नहीं रख सकते, तो ये अच्छी बात है ना। हाँ, अगर किसी को उन्होंने कहा हो कि आप खान के ख़िलाफ़ वोट दें तो ये गलत बात है, लेकिन मैंने नहीं सुना। अच्छी बात है। अच्छा, आपने नहीं सुना? मुझे मैं आपको मैं लगता है ईमानदारी कि की बात बताऊँ, मैं चंद लोग हैं, मैं बताता हूँ, राजा रियाज है, नूर आलम खान है, नवाब शेर वसीर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खान साहब से पूछ लीजिएगा, मैं इनको खुद बताता था कि ये लोग आपसे नाराज़ हैं, ये सिर्फ इज़्ज़त मांगते हैं, कोई इनमें से करप्ट नहीं है, कोई इनमें से पैसे मांगने वाला नहीं है, कोई वजारतें मांगने वाला नहीं है, इनको टाइम दें।
ये आपका जो दफ्तर है जिसकी आज़म खान सरबराही करते थे, जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से जो चलाने वाली टीम, देखिए प्राइम मिनिस्टर की टीम अकेला प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मुतमईन रख सकता, उसकी पॉलिटिकल टीम ने, उसकी ब्यूरोक्रेसी की टीम ने आपके पार्लियामेंटेरियन को संभालना होता है, उनके इलाकों को देखना होता है, उनके पॉलिसियों को, अपने मैनिफेस्टो, अपने कानून आइन के दायरे में रहकर। अगर कोई बंदा किसी को पूछने वाला ही ना हो, अब मैं खुद पब्लिक अफेयर विंग में डील करता था, तो मैंने खुद कोशिश की, मुझे केपी के MNA पूछ लीजिएगा, केपी के MNA को वापडा की उनके इशू थे, सुई गैस इशू, तो मैंने मीटिंग बुलवाई, तो मुझे प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस में आज़म खान ने मैसेज किया कि नहीं, आप पब्लिक अफेयर विंग को हम इस तरह नहीं चलाना चाहते। अच्छा, ये सवाल जो है ना, ये फिर वो लोग मुतमईन ना हो, वो खुद आपके खिलाफ वोट देने की तरफ चले जाएं, तो आप कहेंगे इनको किसी ने इशारा किया है। नहीं, ये सवाल फिर जाहिर है कि अगर ये लोग मौजूद होते तो फिर मैं उनसे करता। आप शायद इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आपको पार्टी से इख्तलाफ है, आपने वोट लिया बल्ले के निशान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, तो ज़्यादा दुरुस्त बात, ज़्यादा साहिब बात ये होती कि फिर आप रिज़ाइन कर देते ना पार्टी से। आपने विद इन देखिए असूली बात तो यही है ना। असूली बात तो आप ये है कि अगर आप मैंडेट किसी एक पार्टी का लिया है तो उस पार्टी के खिलाफ वोट आप कास्ट नहीं कर सकते, सही, आपको रिजाइन करना चाहिए। ये तो असूली बात है ना। ये मैं तो आप एग्री करते हैं इस बात नहीं, ये तो बात ठीक है। तो फिर ये बात बहस कहीं और चली जाएगी, लेकिन जाहिर है कि इनके इंडिविजुअल एक्ट, हर एक का इनफरादी फेल, उसकी वजह क्या थी, ये तो फिर अगर हम उनसे बात कर रहे होंगे तो फिर आप उनसे बात जो है वो जवाब दे सकते हैं, आप उनसे पूछ लें। हुकूमत में आप आ गए, आम तासुर ये है कि आप 1 पॉइंट एजेंडा पर आए थे, बाकी सब बातें ढकोसला हैं, सारी बातें झूठ हैं। आप आए थे नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने, वो आपने लगा लिया है और अब बस चल सो चल है। नहीं, मैं ये कोई पता नहीं। देखें, 2 चीज़ें थी। एक तो यकीनन अब मुझे इस लेवल पे नहीं पता, लेकिन कुछ पार्लियामेंटेरियन जो नाराज़ थे, अब खान साहब खुद अपने बयानिया से मुकर गए हैं कि वो फ़ॉरेन इंटरनेशनल मदाखलत भी उन्होंने खुद कहा है कि नहीं है। अब दूसरी बात, इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत भी उन्होंने खुद तस्लीम कर ली। इस पर तो अब बहस आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो वो कहते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा, तो इस पे खुर्रम दस्तगीर खान साहब का आपने इंटरव्यू सुना था? बिल्कुल सुना। कि वो खान साहब भी चीफ लगाना चाहते थे, DGI के ऊपर जिद कर रहे थे दिसंबर तक, ताकि रहे स्टेबिलिटी रहे, जो भी रहे। तो अब फिर उनका जो मनसूबा था, सच्ची बात यह है, मैं कई चीज़ों का आई विटनेस भी हूँ और कई चीज़ें मैं भुगत भी चुका हूँ। तो मनसूबा जो था ना, उसमें इतनी झूठ भी नहीं है खुर्रम दस्तगीर के मनसूबे में जो उसने बयान किया, कुछ सच भी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ सच भी है, जो है वो एक मखसूस शख्स को, हाँ, वो सारी गेम ही उनके 2-3 बंदों के जरिए हो रही थी और वो बंदे खान साहब को इस्तेमाल करते थे। उनको चीफ लगाना चाहते थे। मेरी बात जनरल फैज को चीफ लगाना मेरी बात सुन, मैं किसी का नाम नहीं लेता। पैरेलल 2-3 बंदे जो थे ना, वही रूल कर रहे थे पॉलिटिकल फील्ड में, पिच में भी आकर वही खेल रहे थे। हालांकि उनका पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं होना चाहिए था, अपनी डोमेन में रह के खेलते, अपने प्रोफेशनल तरीके से खेलते, तो किसी को इतराज़ ना होता। जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उनके कंडक्ट की वजह से ये फैसला हुआ कि हमने इस चीज़ को अब ऑन नहीं किया, लोग गालियाँ देते कि सारे खामियाँ, पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वोट लेके आई है, सूबों में है, 3 सूबों में हुकूमत है, कश्मीर में है, GB में है, और लोग गालियाँ किसको दे रहे थे? फ़ौज को, कि महंगाई उनकी वजह से हो रही, बैड गवर्नेंस उनकी वजह से हो रही, सारा कुछ हो गया। तो इसलिए अगलों ने फैसला किया कि हम पीछे हट जाएं। क्या ज़रूरत है उनको गालियाँ देने की? लेकिन ये अब बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त भी कि ये नए चीफ़ के ऊपर भी कि कैसे वो अपनी फ़ौज की इज़्ज़त को, इंटेग्रिटी को, हर चीज़ को अपने डोमेन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अपने फ्रेमवर्क में रहते हुए कैसे उसके सारी चीज़ बेहतर करते हैं। अच्छा, सादा सा सवाल, आपकी असेसमेंट में बाजवा साहब ने 6 साल गुजारे, वो जो 3 इजाफी साल गुजारने चाहिए थे या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में तो किसी को भी एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी को भी एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए जो ओवरऑल। और 6 साल सच्ची बात यह है, मेरी बात सुनो, उस वक्त मैंने भी 1-2 प्रोग्राम में भी कहा कि हालात, मरूजी हालात, जो मैं कैबिनेट में भी जो चीज़ें बयान की गई उस वक्त, मैं भी समझता था कि शायद एक्सटेंशन ज़रूरी है। लेकिन अब जाके मैंने देखा कि बाजवा साहब की इज़्ज़त कम हुई है एक्सटेंशन लेने की वजह से। 6 साल में अगर वो ना लेते तो शायद वो बेहतर तरीके से आज और उनका और बेहतर उनका जो है ना, उनकी इज़्ज़त और हर लिहाज से वो बेहतर पोजीशन में होते हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि चीफ़ तो आपने लगा लिया नया,
अब आइन ने लगाया, अब कोई आइन और आपकी हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल में, ने, आइन और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने हुकूमत लगाया। में। नहीं, अच्छा एक चीज़ में वो जो आपने हुकूमत पहले और कही, मेरी बात सुने ना, हुकूमत या कोई भी हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होता है। कानून के तहत, आइन के तहत आपने लगाया है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं पहले वाली एक बात, वो जो आपने कहा ना कि खान साहब ने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के बयानिए से भी और लोकल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश के बयानिए से भी वो पीछे हट गए, उन्होंने माइल्ड कहीं पर गालिबन किया है, वो पीछे तो नहीं हटे। मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं याद कि उन्होंने किस जगह पे मुकम्मल तौर पे ये दोनों बयानिए लेकिन खत्म आप कर दिए। मेरे से ज़्यादा फॉरेन ऑफिस को डील करते हैं, ये साइफर आप मेरे से बेहतर जानते हैं, ये सारी चीज़ें आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं इसलिए आपसे डिबेट नहीं करना चाहता, आपसे तो हम कई चीज़ें सीखते हैं। नहीं ये तो बात तो लेकिन मैं आपको भी पता है कि कितनी मदाखलत होती है, क्या होता है, हुकूमत लाने में भेजने में कितना उनका रोल होता है, इस पे क्या डिबेट करनी, सारा आपको पता है। नहीं, वो तो इंटरनेशनली अमेरिका करता है ना, वो दुनिया पे साथ देखें बहुत सारे हल्के मुआलक की पॉलिटिक्स के लिए देखें मेरी बात सुनो, अपने मैं इस इशू का कोई मास्टर नहीं हूँ कि मैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर को मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना। तो मेरी नज़र में तो अब जो MNA नाराज़ होते हैं, ये राज़ी होते हैं, वो अमेरिका के कहने पे ना राज़ी होते हैं ना नाराज़ होते हैं। MPA नाराज़ होते हैं, ये राज़ी होते हैं। अब मैंने रिज़ाइन किया है तो मुझे किसी मुल्क ने कहा था, आप मेरे 3-4 इख्तलाफात बने, खान साहब ने आपने खुद तो पहले कैबिनेट किया में था। रिज़ाइन किया। आपने किया था 1 साल पहले, आपका सब्जेक्ट तो फिर आपका केस तो है फिर different। मुझे क्या नहीं, मुझे अभी कई लोग मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, वो कहते हैं जी आप भी साजिश का हिस्सा बने। अब साजिश का हिस्सा मैं तो ज़िंदगी में अमेरिकन एम्बेसी में भी नहीं गया। आपके इस्तीफे का तो मैं गवाह हूँ, हमें मालूम है। आपका इस्तीफा जो है वो 1 साल पहले का है, आपके हवाले से बात नहीं हो रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने हल्के की सियासत चलाते हैं, कोई भी शख्स पाकिस्तान में काउंसलर लेवल की सियासत भी करता है, वो किसी की गली रुकवा देता है, किसी की बनवा देता है, किसी की नौकरी लगवा देता है, किसी की नहीं। तो अमेरिका पूरी दुनिया चलाता है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, वो नहीं करता होगा, वो किसी मुल्क की फेवर लेने और किसी को पनिश नहीं करता। ये कौम के ऊपर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे वोट के ऊपर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ मरगबा अमेरिका तहरीकें चली, तो लोगों ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? या मुर्दाबाद अमेरिका की तहरीक चली, या जमात इस्लामी ने चलाई। आपकी पार्टी के बानी और चेयरमैन, मेरी बात सुने, आपकी पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो अपनी पॉपुलैरिटी की महराज पे थे जिस वक्त वो एंटी अमेरिका बयानिए के साथ खड़े थे, और फिर उनको फांसी भी लगा दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ देखें, क्या उसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था? बिल्कुल था। तो यानी कि अमेरिका का किरदार होता है, ये अलग बात है। देखें ये बहस अलग है कि यहाँ पर हुआ कि नहीं। मेरी बात सुने, यहाँ पर ये हर इवेंट पे इवेंट डिपेंड करता है। मुशर्रफ की जिस तरह गवर्नमेंट आई थी, मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। अब मैं तो समझता हूँ कोई भी टेक ओवर जो है वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। यही मेरा पॉइंट तो नहीं हो सकता। ये इसमें तो मैं इसकी डिटेल, टेक ओवर और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली और चीज़ है। ये डिटेल हम यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली और चीज़ है, टेक ओवर। देखें आप एक बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रह के आप कुछ करते हैं, गेम्स, आपकी लड़ाइयाँ, आपकी सारा कुछ, वो और चीज़ है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती है, वो और चीज़ है। चंद साहब, हम गुफ्तगू को किसी और तरफ ले जाएंगे। ये हमें मालूम है कि अमेरिका जो है वो अगर म्यांमार में कू होता है, म्यांमार में टेक ओवर होता है, आंग सान सूची को जो है वो जेल में पाकिस्तान के अपने बड़े मसाइल हैं, हम अपने मसाइल डिस्कस कर लें तो काफ़ी तो है। उनको वो किस दुनिया तरीके का हम से ठेका उठा लेते हैं, हमें अपनी हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए।